जैसे क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि एलिमेंट A22 प्लस A11 की वैल्यू फाइंड करो। मैट्रिक्स का ये जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला पोर्शन, ये इसका डायगोनल कहलाता है। 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग 2 है, 2 का 2 से सब्ट्रैक्शन होगा तो 0 आ गया आपका। 8 का कॉरेस्पॉन्डिंग 7 है तो 8 माइनस 7 1 आ गया। आते हैं, ये हो गया आपका 6 और ये होगा आपका 4, 6 और 4 हो गया आपका 10। तो ये आपका आया आंसर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल K2S की टू सक्सेस अकेडमी में। शुरू करा हमने एक नया सफर क्लास 12th के बच्चों के साथ, जहां पे हमने ऑलरेडी एक लाइव सेशन के अंदर मैट्रिक्स चैप्टर को अच्छे से कवर कर लिया था। आज हम डिटेल तक ना जाके एक ओवरव्यू लेंगे प्यारा सा, ताकि जो एग्जाम से कुछ दिन पहले जो आप रिवीजन करते हो उसके लिए वन शॉट जो है आपका काम में आ जाएगा। तो ज्यादा इस लेक्चर को लेंथी नहीं खींचेंगे। उम्मीद है क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने उस वीडियो में हमारे साथ भर भर के करे होंगे, जो होमवर्क दिया था वो भी आपने अच्छे से कर लिया होगा। तो आज हम बस इसका एक ओवरव्यू लेंगे, इस चैप्टर को वापस एक बार रिवाइज करेंगे कि कैसे कैसे चैप्टर था, कैसे कैसे, ताकि एग्जाम से पहले आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट होती है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है, जिसमें आपकी रोज होती है और कॉलम्स होती है, जिसके अंदर आप एलिमेंट्स को भरते हैं कुछ इस तरीके से कि मैट्रिक्स आपकी किसी भी फॉर्म में हो सकती है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर हो सकती है वो आपकी। उसमें आपकी ये जो साइड्स आती है ये सारी आपकी आती है रोज वाली, बची ये जो साइड्स आती है आपकी, ये आती है आपकी कॉलम्स वाली। तो इसका कुछ इस प्रकार आप कह सकते हो कि मैट्रिक्स कैसे कैसे हमको दिखती है। मैट्रिक्स हमको दिखती है या तो स्क्वायर शेप में हो सकती है वो, कि ABCDEFGHI, ये आपकी एक मैट्रिक्स है जिसमें हमने अरेंज करा है रोज में और कॉलम्स में आपके सारे एलिमेंट्स को। ये जो आपके सारे अल्फाबेट्स हैं इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स। ये सारे आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो उस ही अरेंजमेंट को उन रोज और कॉलम्स में अरेंजमेंट करने को ही हमने क्या बोला था, ये हमारी होती है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक बेसिक है डिटरमिनेंट चैप्टर का, उसको पढ़ने से पहले वो ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड कर देगा अगर डायरेक्ट उसको पढ़ने के लिए जाएं। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा बेसिक से, थोड़े नीचे लेवल से, मैट्रिक्स से। तो मैट्रिक्स क्या है? एक सिंपल रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है डाटा की, जो हम रोज और कॉलम्स में फिल करते हैं। नेमिंग कैसे करते हैं? कोई रैंडमली कैपिटल अल्फाबेट लेकर, मेजरली चैप्टर में हम ए नाम से ही डिनोट कर रहे हैं सारे मैट्रिसेस को। मैट्रिसेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को कैसे हम लिखते हैं, कैसे उसके एलिमेंट्स को डिनोट करा जाता है, अब आइए उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं किसी मैट्रिक्स में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम कैसे निकाल सकते हैं? जो हमारे नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स है, उन दोनों का जैसे प्रोडक्ट करेंगे तो उनका हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा। रोज और कॉलम्स का प्रोडक्ट करने से नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स है जिसमें 9 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे रोज कितनी है आपकी? रोज है आपकी 3। कॉलम्स कितनी है? कॉलम्स भी आपकी 3 है। तो फॉर्मूला क्या था आपका? रोज इंटू कॉलम्स, यानी कि आपका हो गया 3 का प्रोडक्ट 3 के साथ आया 9। 9 क्या है आपकी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे ऐसे ही कैलकुलेट कर जाते हैं जब आप नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब इसको आप लिखते कैसे हैं कि किसी भी एक मैट्रिक्स में आपने नेमिंग कर दी ए से, तो उसके नीचे छोटा सा आप नंबरिंग के टॉप पे लिख देंगे कि इसमें रोज और कॉलम्स कितने हैं। जो नंबर आगे लिखा जाता है वो आपका रोज हो गया, जो पीछे लिखा जाता है वो आपका कॉलम्स हो गया। रोज कैसे? जैसे कि आपके ये 3x3 की थी कि 3 रो है 3 कॉलम है, तो ये वाली मैट्रिक्स आप कैसे लिखेंगे? इसकी नेमिंग हो जाएगी A3x3 की। इससे पता चल गया कि जो आपकी रोज हैं वो 3 है, जो आपकी कॉलम्स हैं वो भी आपकी 3 है, और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं वो IJ से डिनोट करे जाते हैं। जैसे इसका जो पहला एलिमेंट है रो का, अब जैसे कि अब आप यहां फोकस करो, पूरा फोकस यहां रखना। आपका रो है, यहाँ पे रो, पहले तो रो चलेगी, ये पूरी एक रो है, इसको हमने दे दिया नंबर 1, इस वाली रो को हमने दे दिया नंबर 2, इस वाली रो को दे दिया हमने नंबर 3। तो इसमें जितने भी आपके एलिमेंट्स आएंगे, जैसे हमने 3x3 की ही ले ली, तो इसमें 3 एलिमेंट्स आने हैं, तो तीनों एलिमेंट्स में नेमिंग जब आप करोगे तो उसमें आई की वैल्यू हमेशा आपकी 1 रहेगी। क्यों? क्योंकि ये आपकी रो की पोजीशन है, इसकी हमेशा एक, अगर सिंपल रो में चल रहे हो आप, कांस्टेंट रो में चल रहे हो, तो उसकी नंबरिंग सेम रहेगी। अगर आप इसमें जाओगे तो आई की वैल्यू सब में 2 रहेगी और इधर सबकी वैल्यू आई की 3 रहेगी। और अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे में ये रो बदलेगी। क्यों? क्योंकि हम एक रो से दूसरी रो की तरफ जा रहे हैं, पर कॉलम तो आपका सेम है ना, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो अब यहां से आप मैच करो कि ये आपका बनेगा
ये आपका जहां पे टकराया यहाँ पे आपका आया 1 1 1 1, यानी कि ये वाला एलिमेंट आपका हो गया स्मॉल 1 1 से डिनोट करते हैं। डिनोटिंग कैसे होती है एलिमेंट्स की? एलिमेंट्स जो होते हैं आपके, हमने पढ़ा था कि एलिमेंट्स को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और उसके आगे आई जो है, आई और जे, उसको हम ऐसे 1 1 करके डिनोट करते हैं। जैसे कि अब ये वाला आया तो ये आगे जाके इसके साथ यहाँ कोलाइड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रो का आ रहा है 1 और कॉलम का आ रहा है 2, तो इस वाले एलिमेंट का हो जाएगा A12। सिमिलरली जब ये आगे वाले पे जाएगा और इससे यहाँ पे कोलाइड करेगा तो रो तो 1 है और कॉलम है 3, तो यहाँ पे एलिमेंट हो जाएगा आपका A13। ऐसे करके जब यहाँ पे आएंगे तो ये ऐसे करके रो तो दूसरी हो गई, कॉलम पहला है, तो एलिमेंट आपका बन जाएगा A21। कुछ इसी तरीके से हम इसके एलिमेंट्स को डिनोट करे आराम से डिनोट करते हैं। तो एक बार इसकी मेन जो स्ट्रक्चर होता है कि कैसे आप करके इसको सेट करते हैं 3x3 की फॉर्म में ही, हम एक बार अरेंज करके देखते हैं इसे। मेन स्ट्रक्चर जो है इसका, कोई मैट्रिक्स है A 3x3 की, उसके एलिमेंट्स आप कैसे लिखेंगे? स्मॉल ए से डिनोट करा, पहला एलिमेंट 1 1, अब पहले रो का दूसरा कॉलम A12 और पहले रो का तीसरा कॉलम A13। ऐसे जब आप दूसरे पे आएंगे तो A21 A22 एंड A23, और तीसरे में आते ही A31 A32 एंड A33। ऐसे इसके एलिमेंट्स को आप डिनोट करते हैं। यहां पे आप देख सकते हो कि पहले रो का पहले कॉलम का पहला एलिमेंट जो है वो 1 1 आ गया। अब रो तो दूसरी हो गई, कॉलम फर्स्ट है, तो पहली पोजीशन तो रो की होती है, तो 2 आ गया, और कॉलम फर्स्ट है तो 1 आया। तो ऐसे ही करके सारे इसके एलिमेंट्स को डिनोट करा जाता है। यह हो गई आपकी 3x3 की। आपकी मैट्रिक्स बहुत तरीके की होती है, आप सिंपल एक रो वाली भी कर सकते हो कि जिसमें सिर्फ एक रो है या फिर एक कॉलम है, ऐसे करके भी बना सकते हो कि एक रो या फिर एक कॉलम वाली हो गई, या फिर आप 2x2 की भी कर सकते हो जिसमें सिर्फ 4 पोजीशंस भर रखी हैं। पर कभी मैट्रिक्स ऐसे नहीं हो सकती तिरछी, ऐसी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये 3 तरीके की, ये कर सकती है, ये कर सकती है एंड ये कर सकती है, और ये कर सकती है। मैट्रिक्स आपकी किस बहुत तरीके की होती है। अब आप 4x4 की भी ले सकते हो, 4 5 5 4 ऐसे लिख सकते हो, पर आपके एनसीईआरटी में जो मेंशन है वो बस 3x3 है। ज्यादा आगे जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशन ही बनेगी। वैसे 3x3 को करने में बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए ज्यादा आगे ना बढ़ते हुए 3x3 तक ही इसको रोक दिया गया है। ये आपका जनरल स्ट्रक्चर हो गया कि कैसे आप लिखते हैं अपने मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को। अब जो पहचान कैसे होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाई, यहाँ पे है 2 4 3 1, ये आपकी एक मैट्रिक्स है। अब मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि आप पे आपका जो एलिमेंट A22 है उसकी वैल्यू क्या है? 22 कैसे होगा? ये आपका पहला रो नंबर आप ऐसे दे दो कि ये कॉलम वाला हिस्सा है तो कॉलम में ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, ये रोज वाला हिस्सा है तो ये पहली रो ये दूसरी रो। अब आपको 2 फाइंड करना है। 2 एक तो ये रहा 2 कॉलम और 2 रो ये रहा, तो कहां पे आके कोलाइड कर रहा है? यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो गया कि 1। अब मैं बोलूं A11 निकालो, A11 कैसे फाइंड करोगे? तो रो भी 1 है कॉलम भी पहली, तो कॉलम और रो का फर्स्ट कहां पे आके कोलाइड कर रहा है? यहाँ पे 2 पे, तो इसकी वैल्यू आपकी हो गई 2। तो ऐसे करके आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं कि कैसे कैसे, और इसी तरीके से आप नेमिंग करते हैं। अब क्वेश्चन में आपसे बोल सकता है कि A22 प्लस A11 की वैल्यू निकालो। जैसे क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि एलिमेंट A22 प्लस A11 की वैल्यू फाइंड करो, तो ये तो उसकी नेम हो गई ना, जो उसके नेम्स है, नेम्स ऑफ एलिमेंट्स जो है ये वही है। अब A22 क्या था आपका? 1 था, प्लस A11 क्या था आपका? 2 था, ऐड करने के बाद 3 आपका आंसर आ गया। ऐसे करके सॉल्यूशन किए जाते हैं जो आपके एलिमेंट्स है, इसलिए उनको इनका जो मेन स्ट्रक्चर है ऐसे उनको नेमिंग करी गई है यहाँ पे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मैट्रिक्स के भी हमने कुछ टाइप्स पढ़ते हैं, बहुत तरह की होती है कि रो मैट्रिक्स हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, कॉलम मैट्रिक्स हो गई आपकी, और ऐसे बहुत तरीके के होते हैं। तो एक बार फिर से नजर मार लेते हैं उन पे। पहले आपकी आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विद द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एक स्क्वायर का एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें ऑल साइड्स हमेशा इक्वल्स होती है। साइड्स इक्वल यानी कि एक जो आपकी मैट्रिक्स फॉर्म हो रही है ये भी तो उसकी साइड्स ही है। ये जो मैट्रिक्स बनी है तो ये और ये उसकी एक साइड ही तो है, तो स्क्वायर में सारी साइड बराबर होती है, यानी कि ये साइड और ये साइड भी तो इक्वल होनी चाहिए। अब ये साइड और ये साइड इक्वल का क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि आपकी जो नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आनी चाहिए। तो यही आपकी बताती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कब फॉर्म होगी? जब उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपकी सेम हो। नेक्स्ट आपका रो मैट्रिक्स, जिसपे
ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो एग्जिस्ट करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, रो मैट्रिक्स का, 1 2 एंड 3। ये एक सिंपल एक सिंगल रो है, पर कॉलम इसमें 3 है, 1 2 3, 3 कॉलम है। कॉलम कितने भी हो डिपेंड नहीं करता, रो मैट्रिक्स इसलिए कही गई है क्योंकि उसमें सिर्फ रो तो एक ही है, कॉलम कितने भी हो वो डिपेंड ही नहीं करता। अब उसका वाइस वर्सा जब आप कर दोगे तो आपका आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या कहता है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, रोज कितनी भी हो उसमें भी। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, 1 2 3 4। जैसे जहां पे 4 रोज ले ली आपने, 1 2 3 4, 4 रोज ले ली, पर कॉलम जो है वो तो आपका एक ही है ना यहाँ पे। तो कॉलम मैट्रिक्स वही होगा कि सिर्फ एक कॉलम जिसमें एग्जिस्ट कर रही है वो आपकी कॉलम मैट्रिक्स हो गई, बाकी सारी आपकी रो मैट्रिक्स हो गई। बहुत ही सिंपल है, आगे चलते हैं। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं आपके, उसको डिनोट भी आप करोगे जीरो से, इसको आप नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, डिनोट करते हैं इसको जीरो से। आगे जाके क्वेश्चंस बनेंगे उसमें भी बहुत जगह आपको कोई इक्वेशन अगर बना रहे होंगे मैट्रिक्स की, तो उसमें जो आप कुछ प्रॉपर्टीज ऐड सब्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टीज लग रही होंगी तो उसमें जीरो करके भी आपको दिखा रखा होगा। तो यही शो कर रहा होगा कि यहाँ पे एक और मैट्रिक्स है जो जीरो मैट्रिक्स के तौर पे ही एग्जिस्ट कर रही है, इसके सारे एलिमेंट जीरो है। अब ये डिपेंड नहीं करता कि आप इसमें कितने रोज हैं कितने कॉलम्स हैं, वो डिपेंड ही नहीं करता। क्यों, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स में कितने भी जीरो आप फिल कर दो, वैल्यू तो कुछ है ही नहीं उसकी, जीरो तो जीरो ही है। फिर डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जितने भी डायगोनल्स हैं, एक सिंगल डायगोनल, डायगोनल भी कैसे, जैसे कि यहां पे समझते हैं कि यहां पे कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ये जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला पोर्शन, ये इसका डायगोनल कहलाता है। अब आप सोचोगे डायगोनल तो ये भी हो सकता है क्योंकि एक शेप में कोई भी फोर साइड्स वाला शेप होता है, कोई भी रैंडम शेप होता है, तो डायगोनल्स तो उसके ऐसे होती है, ये होती है और ये होती है। जैसे एक स्क्वायर में होता है आपका कि एक स्क्वायर है तो एक डायगोनल ये है एक डायगोनल ये है, हो सकता था ये भी हो सकता है, पर कैलकुलेशन अब आप करोगे तो मानो कि आपने ये वाली डायगोनल को लेके क्वेश्चन को सॉल्व करा और एग्जामिनर इस वाले को देख के करने लग जाए। अब ऐसा तो है नहीं कि वो पहले इधर से भी देखेगा फिर इधर से भी देखेगा, तो सिंपल एक डायगोनल एक साइड को लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो ये आपकी मेन डायगोनल होती है, पूरे चैप्टर में यही आपकी एक डायगोनल कहेगी। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है कि एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पे ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो जीरो हो, यानी कि नॉन डायगोनल कौन से हो गए आपके, नॉन डायगोनल ये वाले जो बचे आपके पोर्शन में है, यहाँ पे जितने एलिमेंट्स आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं ये सारे आपके जीरो होने चाहिए। बचे ये जो आपके ये वाले हैं डायगोनल में, ये जीरो नहीं होने चाहिए, कुछ भी होनी चाहिए। एग्जांपल लेके देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं 3x3 की एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसका एलिमेंट है 1 2 एंड 3, डिफरेंट वैल्यू है पूरे डायगोनल पे, बाकी बचे कुछ जितने भी नॉन डायगोनल हैं एलिमेंट्स उन सबको आप जीरो इंसर्ट कर देंगे, तो ये आपकी एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। और ऐसी जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो भी कुछ इसी तरीके की होती है। हाँ, जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो सिमिलर ऐसी होती है, एकदम ऐसी, बस 1% फर्क ये रहता है कि जो इसके डायगोनल वाला पोर्शन है ये वाला, ये जितना इसका डायगोनल वाला पोर्शन है, इस पोर्शन में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो आपके 1 होने चाहिए, बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। एग्जांपल देखते हैं, 3x3 की मैट्रिक्स ही लेते हैं, तो ये आपका 1 हो गया, देन बाकी के 0, ये डायगोनल का हिस्सा तो 1, ये 0, ये 0, ये 0, ये भी डायगोनल का हिस्सा है तो 1। तो ये होगी आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको आप आई से ही डिनोट करोगे। आगे क्वेश्चंस में पूछा जाता है, कोई इक्वेशन ऐसे बना दी, कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं प्लस माइनस करके मैट्रिक्स के बीच में, तो वहां पे आई करके भी मैट्रिक्स को दिया जाएगा, तो वहां पे बोलेगा नहीं कि आई क्या है, आपको खुद ही समझना है कि यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो कर रहा है या फिर जीरो करके दिखा रहा है, तो वो जीरो मैट्रिक्स को या फिर नल मैट्रिक्स को शो कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की इक्वालिटी जो होती है वो 2 केसेस पे डिपेंड करती है। जो आपकी कोई मैट्रिक्स है ए और बी, आप कैसे कह सकते हो कि वो दोनों मैट्रिक्स आपकी इक्वल है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए, वो इक्वल है मैट्रिक्स बी के, पर ये कब इक्वल होंगी उसकी 2 कंडीशंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, आइए उस पर नजर मारते हैं एक बार। पहला कंडीशन क्या कहती है, सेम ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि इसका जो ऑर्डर है, मानो कि ये जो है वो आपकी 2x2 की है,
तो ये वाली मैट्रिक्स भी आपकी 2x2 की ही होनी चाहिए। अगर ये 2x2 की नहीं हुई तो ये आपकी अनइक्वल हो जाएगी, या फिर आप कह सकते हो कि इक्वालिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रही। जैसे कि अगर ये वाली हो गई आपकी 2x3 की, ये भी 2x2 की, ये 2x3 की हो गई, तो ये अनइक्वल हो जाएगी, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। पहली प्रॉपर्टी आपकी यही कहती है कि दे मस्ट हैव द सेम नंबर ऑफ रोज एंड द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। इन अदर वर्ड, इफ मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, देखो m क्रॉस n से डिनोट कर रखा है, जो आपकी ये होती है कंडीशन के लिए, और दो दूसरी मैट्रिक्स है बी, वो होनी चाहिए आपकी m क्रॉस n की सेम। अगर एकदम सेम है दोनों की नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, तो यानी कि पहली कंडीशन उसकी सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे, कि इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स है सेम 1 2 3 4। क्या ये इक्वल है? हाँ एग्जैक्टली ये इक्वल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से हो गए? इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हुए ये 1, ये वाला 1, सेम प्लेस वाले हैं। यहाँ पे 1 1 वाला ये है, 1 1 वाला ये है, 1 2 वाली प्लेस ये है, 1 2 वाली प्लेस ये है, 2 1 वाली प्लेस ये है 3, यहाँ पे भी 2 1 वाली प्लेस ये है, और 2 2 वाली प्लेस यहाँ 4 है, 2 2 वाली प्लेस यहाँ पे 4 है। तो ये आप कह सकते हो कि हाँ ये एकदम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, तो हाँ इक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है। पर क्या हो अगर यहाँ पे ABCD भी इंसर्ट कर जाए? जैसे यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है ABCD, ये कोई मैट्रिक्स है, क्या ये इक्वल है 1 2 3 4 के? तो हाँ आप कह सकते हो कि ये डिपेंड करता है। ABCD हमें पता थोड़ी कि इसकी वैल्यू है क्या, हमको नहीं पता, वो वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, ए क्या पता ए की वैल्यू आपकी 1 हो, बी की वैल्यू आपकी 2 हो, सी की वैल्यू 3 हो, क्या पता ए की वैल्यू कुछ और हो, तो ये अनइक्वल हो जाएगी मतलब। तो हाँ अगर क्वेश्चन में वो दे रहा है, उसने पहले ही बोल दिया कि ये जो ABCD वाली मैट्रिक्स है ये इस वाली मैट्रिक्स के इक्वल है, तो आप कह सकते हो कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे, यानी कि ए की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, सी की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, और डी की वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी। ऐसे करके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती हैं, यानी कि जो आपकी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स दोनों मैट्रिक्स में सेम है और जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी सेम है, तो वो इक्वालिटी वाली आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी, वो मैट्रिक्स इक्वालिटी के अंदर आ जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऑपरेशंस करते हैं हम, थोड़ा तोड़ मोड़ के इसको एक नया रूप देते हैं मैट्रिक्स को, कि हम नॉर्मली नंबरों में तो प्लस माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैट्रिक्सेस में भी होता है यही सेम चीज कि हम उसमें भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। पर एक इंपॉर्टेंट नोट आप ये डालेंगे कि यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस इफ दे हैव द सेम डायमेंशन, सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि दो मैट्रिसेस को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हो जब उसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स एकदम इक्वल होनी चाहिए, तभी। अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल हो तो यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कैसे, थोड़ा क्लियर करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 6 7 8, एक मैट्रिक्स ये है, ठीक है, कितनी, 2 रोज है 3 कॉलम्स है, और दूसरा आपको ऐड करनी है इसको एक मैट्रिक्स इसके साथ, यहाँ पे 1 3 7 8 2 1। क्या ये दोनों मैट्रिसेस ऐड हो सकती हैं? तो देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट जो है आपका, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, 1 के लिए 1 है, यहाँ पे 2 को ऐड करने के लिए यहाँ पे 3 है, और ये जो अगला 3 है इसको ऐड करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है, यहाँ पे कोई एलिमेंट ही नहीं है तीसरा। तो इसलिए कहते हैं कि इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो डायमेंशन है, या फिर आप कह सकते हो कि वो डायमेंशन नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स अगर सेम है तभी आप उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आओ एग्जांपल के साथ समझते हैं। एडिशन के लिए, एडिशन के लिए कोई रैंडम मैट्रिक्स ले लेते हैं 2x2 की, 3 7 8 4। इसको आपको ऐड करना है 2 -5 -3 एंड 2, इन दोनों मैट्रिक्स को आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हुए चलते हैं सिंपली। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 2 है, तो 2 + 3 आपका यहाँ पे आ गया 5।
अब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 7 का है, माइनस का 5, तो 7 और माइनस का 5 ऐड होके 2 बचेगा। नेक्स्ट आपका इसका कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस का 3 है, तो 8 प्लस नेगेटिव 3 5 आया आपका, एंड ये 4 प्लस 2 6 आया आपका। तो एडिशन करने के बाद इसके ऊपर हमने ये जो एडिशन की ऑपरेशन अप्लाई करा है, उसके बाद आपका आंसर ये निकल के आ जाता है। सिमिलर प्रोसेस करते हैं हम सब्ट्रैक्शन के साथ। यहां पे भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, 2871। आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसको मैट्रिक्स इसके साथ 2763। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका क्या आएगा, यहाँ पे इसका कॉरेस्पॉन्डिंग देखते हैं। 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग 2 है, 2 का 2 से सब्ट्रैक्शन होगा तो 0 आ गया आपका। 8 का कॉरेस्पॉन्डिंग 7 है, तो 8 माइनस 7 1 आ गया। इसका कॉरेस्पॉन्डिंग देखते हैं, 7 माइनस 6 1 आ गया आपका, एंड 1 माइनस 3 नेगेटिव 2 आ गया। साइन को बहुत ज्यादा ही ध्यान देके चलना है, क्योंकि कई बार क्या होता है गड़बड़ हो जाती है। अब मानो कि आपने ये वाली मैट्रिक्स आगे रख दी, ये वाली पीछे रख दी, तो आप तो कर दोगे 3 माइनस 1, तो आपका पॉजिटिव 2 आ जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम टाइम पे, ध्यान रखने की जो मैट्रिक्स आगे है उसी को आगे रखो, जो पीछे है उसको पीछे रखो, और साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना एग्जाम टाइम पे, वरना छोटी छोटी गलतियों से क्या होता है नंबर एग्जामिनर काट देता है। वो ये नहीं देखेगा, वो तो कहेगा कि कैलकुलेशन ही मिस्टेक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एडिशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, हमने छोटी क्लास में तो पढ़ा है कि एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज होती है कुछ, तो उसी को लेके मैट्रिसेस में भी कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करी गई है, उसी को देखते हुए ये भी कुछ प्रॉपर्टीज शो करता है। अब सबसे पहले आपकी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कहता है कि दो मैट्रिसेस हैं, उनको आप चाहे a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, आंसर आपका सेम आना है। जैसे कि यहाँ पे आपकी ये थी, अगर आप यहाँ पे 3 प्लस 2 कर रहे हैं, अगर आपने इस मैट्रिक्स को निकाल के आगे रख दिया, सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते, तभी तो इससे प्रॉपर्टीज जो है वो एडिशन को लेके ही दी गई हैं, सब्ट्रैक्शन को लेके नहीं प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि अगर आप इसको आगे ले आएंगे तो साइन तो इसका चेंज हो गया ना, फिर ये सारे नेगेटिव थे इस साइन की वजह से, इस नेगेटिव की वजह से। अब जब ये आगे आ जाए तो ये तो पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा पीछे जाके, इसलिए सब्ट्रैक्शन को लेके कोई प्रॉपर्टी नहीं मेंशन कर रखी, एडिशन को लेके कर रखी है कि आप चाहे इसको इससे पहले ऐड करो या इसको इससे ऐड करो, आगे पीछे करके कोई डिफरेंस नहीं आएगा इसमें। तो वही यहाँ पे हमें बता रखा है कि a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, तो कोई चेंज नहीं आता आंसर में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि 3 मैट्रिसेस आपको मेंशन कर रखी है a b c, तो आप पहले कोई सी भी दो को ऐड कर दो और उसके बाद कोई वो तीसरी उसमें ऐड करो, तो आपका कोई आंसर चेंज नहीं होता। चाहे आपने a प्लस बी कर दिया पहले, उसके बाद c ऐड करा, या फिर पहले b c को ऐड कर दिया उसके बाद a को ऐड करा, तो आपको कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर में सेम ही रहेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि आप किसी भी मैट्रिक्स में ए के साथ जो ए नाम की आपकी कोई मैट्रिक्स है उसके साथ आप जीरो मैट्रिक्स को चाहे ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने a माइनस 0 करा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस 0 माइनस ए करा तो मैट्रिक्स तो नेगेटिव हो गए ना कि 0 माइनस ए। इसलिए नहीं ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना आपको कि एडिटिव आइडेंटिटी है कि अगर आप उसमें 0 ऐड करो किसी भी तरीके से तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हम सॉल्यूशन के लिए अगर रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन इजी हो जाएगा वो करने से, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, क्योंकि a प्लस 0 या 0 प्लस ए आपका ए ही रहेगा। अगली आपकी फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, यानी कि आप कोई मैट्रिक्स ए है उसके साथ उसी मैट्रिक्स का अपोजिट साइन वाला ऐड करोगे किसी भी तरीके से, तो हमेशा आपका आंसर 0 आएगा। आपने यहाँ पे ए को ऐड करा माइनस के ए के साथ, या फिर आपने माइनस के ए को ऐड करा पॉजिटिव ए के साथ, आंसर आपका हमेशा 0 ही आना है। तो ये थी आपकी 4 प्रॉपर्टीज जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन कर रखी है। मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज इग्नोर कर देते हैं और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लेता है, ये वाली प्रॉपर्टी आपके सामने लिख दी, पूछ ले कौन सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी का नाम आपको दे दिया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताओ, इनमें से कौन सी, ऑप्शन में दे दिया ये सारी प्रॉपर्टी आपको, तो आपको पता कैसे चलेगा। तो ये चीज बहुत से टीचर्स इग्नोर करके चलते हैं, एनसीईआरटी में मेंशन है तो करके जरूर जाना है। अब आता है मल्टीप्लीकेशन। सबसे कॉम्प्लिकेटेड इस चैप्टर में जो टॉपिक लगता है वो लगता है मल्टीप्लीकेशन का, जो सबसे ज्यादा दिक्कत क्रिएट करता है। तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ ही समझते हैं डायरेक्ट। हमने ऐसे तो पढ़ रखा है कि कोई नंबर है a प्लस बी का प्रोडक्ट आपने करा है c प्लस डी के साथ, तो हम यहाँ पे क्या करते थे, हमेशा हमको ऐसे सिखाया गया कि पहले इसका प्रोडक्ट करो इसके साथ, फिर इसी का इसके साथ करो ऐड करके, उसके बाद क्या करना है, फिर इसका करो इसके साथ, फिर ऐड का साइन डाल के फिर इसका करो इसके साथ, ऐसे करके इसका प्रोडक्ट निकालते थे। तो वही सेम प्रोसेस हम मल्टीप्लिकेशन में यहाँ अप्लाई करेंगे कि पहले एक रो पकड़ लेंगे, दो मैट्रिक्स दे रखी है आपको, इसकी रो पकड़ ली, फिर इसके सारे कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद नीचे वाली रो पकड़ ली,
फिर सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख दो, उसके बाद अगली रो पकड़ ली, ऐसे सेम प्रोसेस ही चलना है, सेम यही मेथड ही चलना है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। यहाँ पे हमने ले लिया, दो मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2x2 की ले लेते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बने। यहाँ पे ले लिया 2 1 3 4, एक मैट्रिक्स ये होगी आपकी। इसका प्रोडक्ट करना है आपको 3 6 7 1 के साथ। ये दो मैट्रिक्सेस हो गई आपकी, इसका आपको प्रोडक्ट करना है। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, यहाँ ये जो आपका इसका जनरल स्ट्रक्चर दे रखा है, यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो आपका कोई दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो रहा होता है तो पॉसिबल तभी है, ध्यान से सुनना, चाहे तो नोट कर लेना हाथों हाथ, कि कोई दो मैट्रिक्स अगर आपको दे रखी है, उनका प्रोडक्ट होना पॉसिबल तभी है जब पहले वाली मैट्रिक्स का जो ये है आपका कॉलम, फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का आपका कॉलम, और सेकंड वाली जो उसके बाद लिखी हुई मैट्रिक्स है उस प्रोडक्ट में, उसकी रोज वो इक्वल होनी चाहिए। क्या बोला मैंने कि दो मैट्रिक्स हैं यहाँ पे, ए जिसकी वैल्यू है 2x3 की डायमेंशन है, उसका आपको प्रोडक्ट करना है। कोई बी मैट्रिक्स है, वो है 3x2 की डायमेंशन है उसकी, तो इनका प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब जो इनके नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज रिस्पेक्टिवली, जो ये 3 है और यहाँ पे भी 3 है। क्या क्या बोला मैंने स्टेटमेंट में, क्या बोला था कि जो पहला मैट्रिक्स है उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या शो करता है, पीछे वाला जो है, और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज आगे वाले होते हैं। अगर वो दोनों सेम है तब जाके वो प्रोडक्ट पॉसिबल है, और जो उनका प्रोडक्ट करके जो आंसर आएगा, कोई मानते हैं सी मैट्रिक्स आया, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी, उसकी डायमेंशन होगी जो बचे हुए दो नंबर हैं इसके हिसाब से उसकी डायमेंशन आएगी, यानी कि 2x2 की। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, कि इसके ऊपर से भी एग्जाम बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस, कि बताओ कि इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो बताओ कि प्रोडक्ट करने के बाद जो इसकी मैट्रिक्स बनेगी उसकी क्या डायमेंशन होंगी। तो हमेशा ध्यान रखना कि पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो अगर सेम है तब वो प्रोडक्ट पॉसिबल है। आइए चलते हैं, अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं यहां से, मल्टीप्लीकेशन वाला। ठीक है, हाँ एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 2 1 3 4 का प्रोडक्ट करना है आपको 3 2 6 1, इन दोनों का आपको प्रोडक्ट करना है। तो कुछ नहीं करना, सिंपली स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको, कि यहाँ पे एक एरो ऐसे एरो डालेंगे, एक एरो ऐसे डालेंगे। हमने अभी क्या यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था कि a प्लस बी का प्रोडक्ट c प्लस डी के साथ करना है, तो पहले a की मल्टीप्लाई कर दो c प्लस डी के साथ, फिर b की मल्टीप्लाई कर दो। तो वही हम यहाँ चीज करेंगे, पहली रो है इसके रोज देखने हैं और इस वाले के कॉलम्स देखने हैं। तो ये पहली रो ये है, यह है दूसरी रो, यहां से है ये पहला कॉलम है और यह है इसका दूसरा कॉलम। ठीक है, तो पहली रो पकड़ लेते हैं, पहले हमने ये वाली रो पकड़ ली, इस रो की मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले कॉलम के साथ, पहला कॉलम पकड़ लिया और उनको ऐड कर देंगे। अब पहले के साथ पहला ही एलिमेंट देखना है, एरो को देखते हुए चलना है, इसके ऊपर ये वाला एलिमेंट है, इस एलिमेंट के ऊपर ये वाली रो है, यानी ऐसे जा रहा है, ऐसे जाने में पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, तो यहाँ पे आपने लिखा 2, इसका प्रोडक्ट होगा इस वाले में, एरो जहां से स्टार्ट हो रहा है उसका पहला एलिमेंट क्या है यहाँ पे 3, तो 2 इंटू 3। अब एरो बढ़ने के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आया 1, तो यहाँ पे डालेंगे +1, इसका प्रोडक्ट होगा, ये एरो नीचे जाते टाइम कौन सा एलिमेंट पे जा रहा है, 6 पे जा रहा है, तो इसका प्रोडक्ट 6 के साथ, ये आपका पहला एलिमेंट बनेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट होने के बाद जो उसका आंसर आएगा उसका, ये उसका पहला एलिमेंट हुआ। ऐसे करके इसके चारों एलिमेंट निकाले जाते हैं। अब ये पहले रो की हमने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दी, अब पहली रो की दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो ये वाली है, तो पहले पहला एलिमेंट पकड़ा 2, इसका पहला एलिमेंट है 2, 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, देन ऐड करेंगे इसका दूसरा एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट 1 और 1, 1 क्रॉस 1, ये आ गया आपका दूसरा एलिमेंट इस प्रोडक्ट के आंसर वाले मैट्रिक्स का। अब ये वाली रो की हमने दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, हो गई है। अब हम पकड़ेंगे ये वाली रो, अब इसकी पहले इस वाले के साथ करेंगे और फिर इस वाले के साथ,
3 की 3 से करी, फिर सम 4 की करेंगे 6 से। ये वाला भी एलिमेंट आपका हो गया पूरा। नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं, 3 की करी 2 से, देन 4 की करी 1 से, सम 4 इंटू 1। ये आपका जो आंसर आएगा वो वाली मैट्रिक्स हो गई। इसको सॉल्व करके लिखते हैं एक बार। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6 और 6 की 1 से 6, 6 और 6 12। तो पहला एलिमेंट आपका आ गया 12। नेक्स्ट एलिमेंट 2 2 4 हो गया आपका, और 1 1 1 हो गया, 4 और 1 5 हो गया। तो उसके बाद आपका एलिमेंट आया 5। देन यहाँ पे ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 24। 9 एंड 24 33। अब इस पे आते हैं, ये हो गया आपका 6 और ये होगा आपका 4, 6 और 4 हो गया आपका 10। तो ये आपका आया आंसर, ये आपका आंसर आया इस प्रोडक्ट का। ये जो आपने प्रोडक्ट दिया था उसका आंसर ये आया। कैसे करते हैं, पहले एक रो पकड़ ली, सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे और ऐड करके लिख देंगे। फिर दूसरी रो पकड़ ली, सारे कॉलम के साथ उस रो की भी मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर करके लिख देंगे। पोजीशन इनकी ऐसी चलती है। कभी भी आप ऐसे सॉल्यूशन लिख लोगे तो पहला एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा सॉल्व करके यहाँ ऐसे करके। अगर यहाँ पे 3 3 क्योंकि तो पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ऐसे करके चलती है हमेशा सीक्वेंस। तो उम्मीद है समझ गए होगा आपकी मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। अब बढ़ते हैं, हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। कुछ इसमें प्रॉपर्टीज दे रखी है। सबसे पहले आती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप किन्हीं दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पहले कर दो और उसके बाद तीसरी से करो तो आंसर में कोई चेंज नहीं आता। आप पे 3 मैट्रिक्स हैं ए बी एंड सी, तो आपने बी और सी की मल्टीप्लाई पहले कर दी, फिर ए की मल्टीप्लाई करी, या फिर ए बी की पहले कर दी फिर सी की करी, इसमें तो आंसर कोई चेंज नहीं रहेगा, एकदम इक्वल आता है यहाँ पे सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जैसे कि यहाँ पे आपका कोई नंबर है, यहाँ पे आपका टर्म्स है ए प्लस बी और बाहर है 2 ब्रैकेट के, तो आप क्या करते हो, ब्रैकेट जब हटता है आपका तो 2 एक बार इसके पास जाता है फिर एक बार इसके पास जाता है, तो यहाँ पे आता है आपका 2a प्लस 2b। ऐसे तो करते हो आप। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि आपके दो मैट्रिक्स हैं बी और सी, ए उससे है प्रोडक्ट में, तो जब ए अंदर जाएगा तो ए की एक बार मल्टीप्लाई बी से हो गई और ए की मल्टीप्लाई एक बार सी से हो गई, तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। और वही चीज अगर आप लेफ्ट साइड से प्रोडक्ट करते हुए चलोगे तो आपकी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हो गई, और अगर आप राइट साइड से करते हुए चलोगे तो वो आपकी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि जो आपकी मैट्रिक्स है कोई भी, उसका प्रोडक्ट अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आपने ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ तो वही ए आया, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करी आपने ए मैट्रिक्स के साथ तब भी आपका ए ही आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा स्पेशल केस बनाती है कि अगर वो किसी भी नॉन आइडेंटिटी या फिर नॉन जीरो मैट्रिक्स के साथ जाके जाती है प्रोडक्ट में, तो वो उसको कुछ नहीं कर पाती, कुछ नहीं छेड़ पाती। यहाँ पे ए की मल्टीप्लाई चाहे कर दो या फिर आई की मल्टीप्लाई ए में कर दो, आंसर हमारा हमेशा एक पे ही आना है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। ट्रांसपोज क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे आप नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हो। अगर आपकी जैसे कि ये आपकी रोज है ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएंगी, फ्लिप कर जाएंगी आपकी, ट्रांसपोज करने के बाद ऐसे ऐसे हो जाएंगी। तो वही होता है सिंपल यहाँ पे कि द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स ए है डिनोटेड बाय ए टी, इसको हम डिनोट ऐसे भी कर सकते हैं कि ए के ऊपर स्लैश लगा देते हैं, ऐसे भी डिनोट करा जाता है। इज अ मैट्रिक्स फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए। तो इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ले लिया आपने ए मैट्रिक्स के नाम से 1 3 4 6 8 9, ये आपकी कोई मैट्रिक्स है। तो आपका जब ए का ट्रांसपोज आएगा तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, आप ये वाली रो पकड़ो और इसको ऐसे करके ऐसे घुमा दो, ऐसे करके आपने पकड़ी उसको ऐसे घुमाते चले जाओ। ऐसे घुमाने में ये जो पॉइंट्स है ये तो यही रह गया ना, ऐसे आ रही है, तो ये 1 यही रह जाएगा आपका। बाकी ये चीज नीचे आ जाएंगे, ऐसे 3 आ गए यहाँ पे, 4 आ गया यहाँ पे, तो देखो आपका जो रो था वो फ्लिप होके कॉलम बन गया। अब इसका क्या करना है, इसको भी आप ऐसे घुमा दोगे तो ये 6 चले जाएगा ऊपर, 8 आ गया यहाँ पे एंड 9 आ गया आपका यहाँ पे। आपने कुछ नहीं करा ऐसे करके। अब आप ऐसा मत करना कि आप ऐसे करके पूरा ही घुमा दो,
पूरा जैसे फोटो रोटेट कर दी वो आपने, नहीं करना, एक एक पर्टिकुलर रो को पकड़ के घुमाना है, रो को घुमाते हुए चले जाओ, वो आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। तो बहुत सिंपल है। अब पढ़ते हैं हम, थोड़ी ट्रांसपोज को लेके भी मैट्रिक्स में चीजें मेंशन कर रखी है, आसान सी प्रॉपर्टी है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। एक मैट्रिक्स है कोई ए, उसका अगर आप ट्रांसपोज करते हो, उसके बाद दोबारा उसका ट्रांसपोज करते हो, तो वापस घूम फिर के ए ही आ जाती है। मानते हैं यहाँ पे कोई मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 2 4 8 1, ये आपकी कोई ए मैट्रिक्स है, इसका आप ट्रांसपोज करोगे तो ये आपका हो जाएगा 2 4 इधर आ जाएगा, 8 इधर, 1 इधर। ठीक है, अब आप इसका दोबारा ट्रांसपोज करो, ए ट्रांसपोज का भी अगर हम ट्रांसपोज कर दे दोबारा, तो ये बन जाएगा, दोबारा इसका इंटरचेंज करो, 2 8 आ गया नीचे, 4 उधर चला गया, एंड ये 1। अब ये देखो और ये देखो एग्जैक्टली सेम है, तो ये आपका वापस ए मैट्रिक्स आ गई। तो आप कह सकते हो कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप 2 बार ट्रांसपोज कर देते हैं तो वापस वही नंबर आ जाता है। और अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि 2 मैट्रिक्स हैं, उनका अगर आप पहले सम कर दो, उसके बाद जो कोई थर्ड मानते सी कोई वो आई आपकी मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज कर दो, या फिर उन दोनों नंबरों को पहले ही ट्रांसपोज कर दो और उसके बाद ऐड करो, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, सेम ही रहेगा। और यहाँ बता रहा है कि आपका कोई के कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है आपका के, चाहे उसको आप किसी भी मैट्रिक्स में ट्रांसपोज करने से पहले मल्टीप्लाई कर दो या ट्रांसपोज करने के बाद उसकी मल्टीप्लाई कर दो, उसमें कोई आंसर में चेंज नहीं आता। और फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी बताती है, फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी काफी इंपॉर्टेंट भी है, इसको स्टार मार्क के आप करके आप चलेंगे, कि एक मैट्रिक्स है जिनका प्रोडक्ट आप कर रहे हो, प्रोडक्ट करने के बाद मानते हैं यहाँ पे कुछ आया सी, ठीक है, हमने उसका करा ट्रांसपोज, तो वो इक्वल ऐसे नहीं होगी कि आपने इसको इक्वल कर दिया कि ए ट्रांसपोज और प्रोडक्ट बी ट्रांसपोज, ये चीज नहीं सोचनी कि आपने पहले प्रोडक्ट करने के बाद ट्रांसपोज करा या फिर पहले ट्रांसपोज करने के बाद सेम उसी वे में प्रोडक्ट कर दिया तो आंसर सेम आएगा, नहीं ऐसे नहीं होगा बिल्कुल। जब भी प्रोडक्ट की बात आती है तो उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, बी आगे आ जाएगा और ए पीछे चले जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना कि एक प्रोडक्ट वाली कोई टर्म है 2 मैट्रिक्स में, उसका ट्रांसपोज करते हो तो या तो आप पहले उसका प्रोडक्ट कर लो फिर ट्रांसपोज निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको पहले ट्रांसपोज निकालना है तो आप बी ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करने के बाद ए का ट्रांसपोज ऐसे लिखोगे, और ये ऐसा कभी इक्वल नहीं होता, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का प्रोडक्ट इसके हमेशा अनइक्वल रहता है। चाहे आप ट्राई करके देखना, कोई भी रैंडम एग्जांपल के तौर पे ले लेना मैट्रिक्स और ऐसे करके देखना कि ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज लेके प्रोडक्ट कर दो और बी और ए का कर दो, तो आंसर हमेशा अनइक्वल ही आएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको लेके बहुत एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी मेंशन करे गए हैं। इनवर्स क्या होता है? इनवर्स आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शायद पढ़ रखी होगी ऑलमोस्ट, क्योंकि ये अब उसके बाद का ही चैप्टर है, इससे पिछला चैप्टर था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो आपने पढ़ा होगा कैसे कोई टर्म है जो उस साइड जाके -1 पावर में चली जाती है, साइन एक्स इक्वल्स टू थीटा है तो साइन इनवर्स थीटा हो जाता था एक्स की वैल्यू। तो उसी तरीके से यहाँ पे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को आप कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे कोई हमने प्रोडक्ट ले लिया ए और बी, इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद कोई मैट्रिक्स आंसर आ रहा है सी, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए को उधर भेज दो तो यहाँ पे आपका बचा बी, तो ए आगे आ जाएगा यहाँ पे इनवर्स बन के पावर -1 सी। ये कैसे होता है कि जब ए उधर जाएगा तो ये हो जाएगा सी अपॉन में ए, तो यहाँ पे ए की पावर 1 है, तो जब ये ऊपर आती है चीज तो पावर नेगेटिव हो जाती है, सी और पावर ए -1। और ये चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पे ए आपका बी से आगे था तो यहाँ पे भी सी से आगे ही रहेगा। ऐसे अगर आपने लिख दिया कि सी और पीछे लिख दिया ए तो ये गलत हो जाएगा आंसर। अगर ये आगे से जा रहा है तो इसके भी आगे ही रहेगा जैसे यहाँ रखा गया है, और अगर पीछे से जा रहा है तो पीछे ही रहेगा। जैसे अगर आप यहाँ से बी को भेजते तो ये आपका ये बनता सी डॉट बी का ट्रांसपोज, बी पीछे से गया है तो पीछे ही रह गया। इस तरीके से, ज्यादा कुछ नहीं, डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में इसको ब्रीफली समझाया गया है, बहुत ज्यादा इसका ही यूज है क्योंकि पूरा चैप्टर इनवर्स पे ही बेस्ड है, मेन उसी से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके बारे में बात हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो इसमें बस इतना ही जानना था ये इनवर्स होता कैसे, कैसे शो कर सकते हैं हम। अब आते हैं हमारे चैप्टर के काफी इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक पे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं? कोई आपकी मैट्रिक्स है ए नाम से, ठीक है, आप उसका कर दो ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करने के बाद भी अगर वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है तो वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। और अगर ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स तो आ रही है
पर साइन सबका चेंज हो गया, मतलब पूरी वही नेगेटिव हो गई है। अगर नेगेटिव थी पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव थी तो नेगेटिव हो गई, तो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रखा है 1 1 -1 1 2 0 एंड -1 0 5। ये आपकी कोई मैट्रिक्स ए है। तो जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए ट्रांसपोज करने के बाद आप देखो, रो को कॉलम में बदलते हैं, कॉलम को रो में बदलते हैं। तो ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं 1 1 -1 1 2 0 था 1 2 0। इसको देखते हैं -1 0 एंड 5। अब आप इन दोनों के हर एक एलिमेंट पे नजर मारो कि एकदम एग्जैक्टली सेम है सारे एलिमेंट्स। ये देखो 1 पहला एलिमेंट, यहाँ पे 1 है, फिर 1 और -1, फिर से 1 और -1, यहाँ पे 1 2 0 1 2 0, जबकि ट्रांसपोज कर दिया इसका हमने -1 0 5 -1 0 5। यानी कि आप कह सकते हो कि जो आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उसमें ट्रांसपोज करने के बाद भी अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज वही आता है हमेशा। ये तो हो गई आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात। अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे होती है। एलिमेंट का ट्रांसपोज करने के बाद भी अगर सेम एलिमेंट आता है, सेम मैट्रिक्स बन रही है, तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब हम देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहता है आपका, कि किसी भी आप उसका ट्रांसपोज करते हैं मैट्रिक्स का, तो उसका नेगेटिव सेम वही बनेगा, बस नेगेटिव साइन हो जाएगा। ये होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल के साथ देखते हैं एक बार। ये आपकी कोई मैट्रिक्स है ए, तो इसका ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो ट्रांसपोज करने के बाद आपका बनेगा, इसको फ्लिप कर देंगे इस साइड में, जब 0 1 -2 -1 0 एंड 3 एंड दिस 1 2 -3 एंड 0। ये हो गया आपकी ट्रांसपोज। अब इसमें से क्या करते हैं कि हम नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेते हैं। जब हम नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे आ गया, ये बाहर यहाँ पे ले लिया, तो क्या होगा, 0 का तो कुछ नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। ठीक है, ये भी आपका नेगेटिव हो गया, 0 का तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी आपका पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव एंड ये नेगेटिव हो गया। तो अब ये एग्जैक्टली सेम बन गए यहां से। अब आप देख सकते हो कि एकदम जब आपने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, देखो 0 1 -1 0 1 -2, ये -2 और ये -2, -1 0 3 -1 0 एंड 3 2 -3 एंड 0 2 -3 एंड 0, एग्जैक्टली सेम बना है। तो हम इसको कह सकते हैं ये भी हमारा ए है, माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो ए बन गया। तो इससे पता चलता है कि कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद अगर वही मैट्रिक्स नेगेटिव साइन के साथ बन जा रही है तो आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अब एक मजेदार चीज देखते हैं कि आप कैसे पहचानोगे अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, उसमें इतना टाइम थोड़ी लगाओगे आप। तो सिंपली देखना कि ये जो इसके अल्टरनेट पोजीशंस पे जो एलिमेंट्स हैं आपके, यहाँ पे आपका ये 1 है, या यहाँ पे भी आपका 1 है, ये वाला जो है -1, ये वाला भी -1, ये 0 ये 0, ये डायगोनल को छोड़ के ये कुछ भी हो चाहे आपका, ये एलिमेंट्स अगर एग्जैक्टली सेम है तो आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आते हैं। और अगर डायगोनल्स तो सेम है ये अल्टरनेट पोजीशन पे, पर उनका साइन डिफरेंट हो जा रहा है, 1 -1 माइनस का 2 है तो यहाँ पे प्लस का 2 होगा, और यहाँ 3 है तो यहाँ माइनस का 3 होगा। एलिमेंट्स तो एकदम सेम है, बस साइन चेंज हो जा रहा है अल्टरनेट पोजीशंस पे। और आपकी जो मेन डायगोनल है ये वाली, ये 0 है। तो बिना कुछ कहे, आप बिना कुछ करे, बिना सॉल्व करे, आप कह सकते हो कि हाँ ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपका काउंट करेगा। क्या कि मेन डायगोनल 0 हो और अल्टरनेट पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो सेम तो हो पर डिफरेंट साइन के साथ हो। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल कुछ भी हो पर साइन सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए अल्टरनेट पोजीशंस पे। अब एक इंपॉर्टेंट नोट आता है, इसको लेके क्वेश्चंस भी काफी डाले गए हैं एनसीईआरटी में, कि कोई भी मैट्रिक्स है, आपने कोई मैट्रिक्स मानी ए, वो है ही नहीं, चाहे वो सिमेट्रिक बना हो, स्क्यू सिमेट्रिक भी ना हो, कैसी भी मैट्रिक्स हो, कुछ भी वैल्यू हो उसमें, अगर आप उसको उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करने के बाद
2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या बोला मैंने कि उस मैट्रिक्स को आपने उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड कर दिया, फिर 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो आपकी नई मैट्रिक्स रेडी होकर आएगी सॉल्व करने के बाद, वो हमेशा आपकी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और सिमिलर प्रोसेस अगर आपने ऐड करने के सब्ट्रैक्ट कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो वो जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो इसको एक बार एग्जांपल के साथ हम समझ लेते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। यहाँ पे कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पे मैट्रिक्स ले ली, कोई ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं आपके 2 1 3 4, ये एलिमेंट्स आपके ए मैट्रिक्स के, ठीक है। अब आप करोगे इसका ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे आ गया 2 1 देन 3 एंड 4, ये आपका ट्रांसपोज करने के बाद आ गया। अब क्या करना है, हमको इन दोनों को ऐड करना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज जब आप निकालेंगे तो 2 + 2 4, 1 + 3 4, 3 + 1 4 एंड 4 + 4 16, ये आपका आ गया ऐड करने के बाद। अब क्या करना है, जब आप इसको हाफ करोगे तो यानी कि आप इस पूरी मैट्रिक्स को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, यानी कि इसका हर एक एलिमेंट आप 2 से डिवाइड कर रहे हो। कैसे लिखा जाएगा वो, 4 2 से डिवाइड होगा तो आपका यहाँ पे आ गया 2, ये वाला 4 करने के बाद 2, देन ये 2 एंड ये आ गया 8। अब ये आपकी जो मैट्रिक्स रेडी हुई है, ये मैट्रिक्स आपकी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनके रेडी हुई है। ये पूरी चीजें करने के बाद, ये प्रोसेस करने के बाद, ये जो चीज आपको दे रखी थी यहाँ पे हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चाहे आप इसका ट्रांसपोज करके देख लो, या फिर आप यही कंडीशन देख लो, डायगोनल पे ध्यान ना देते हुए, डायगोनल को छोड़ो, पर इसके जो अल्टरनेट पोजीशंस पे एलिमेंट है वो सेम है ना, एकदम सेम साइन सेम उसके साथ। अब चाहे आप इसका ट्रांसपोज करके देख लेते हैं, इसका ट्रांसपोज क्या होगा कि 2 2 इधर आ जाएगा एंड ये 2 8 ऐसे हो जाएगा, सेम है ना, एग्जैक्टली सेम है। तो यानी कि जो मैट्रिक्स बन के आई है ये आपकी वो बनी है, एकदम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनी है। इसी तरीके से आप ट्राई करेंगे क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कि उसमें आप कोई ए, चाहे आप इसी को एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, उसको इसके ट्रांसपोज के साथ माइनस करके देख लो, फिर उसका हाफ कर दो, जो आपकी मैट्रिक्स बन के आएगी उसको आप चाहे ट्रांसपोज करके देखना, तो उसमें से आप फिर साइन कॉमन ले लोगे तो दिख जाएगी आपको वही मैट्रिक्स बन के वापस आ जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई आपकी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको करके जरूर जाना। तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमने जितना ज्यादा हो सके क्रिस्प करके इसको एकदम डिटेल तक ना जाते हुए, अगर आपको डिटेल्ड चाहिए अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, तो इसकी ऑलरेडी लेक्चर पोस्ट हो चुका है चैनल पे, जाके उसको देखना। अब एग्जाम टाइम में तो ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक ओवरव्यू लेने के लिए आप ये लेक्चर देख सकते हैं, जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर भी करना। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में कोई डाउट हो तो जरूर पूछना। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।